नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ एरियाज़ के बारे में बात किया था कि कहाँ पे लैंडस्लाइड हैं और वो कौन से एरियाज़ हैं जो कि प्रभावित होते हैं लैंडस्लाइड से। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये कुछ लिस्ट है एक आपकी जो कि डिज़ास्टर्स लैंडस्लाइड्स इंडिया में हुई हैं। तो ये 68 से लेके आपका 2016 तक की, हालांकि और भी अभी हो गई हैं और कुछ एक वीडियो हैं हम बताएंगे आपको, जो कि गढ़वाल हिमालय में लैंडस्लाइड हुई थी उसका। ये नेपाल का है दृश्य, जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से किस तरह का नुकसान हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये तस्वीर से हम लोग ये जानकारी ले सकते हैं कि हमारे जो मकान हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वो कहाँ बनाने नहीं चाहिए हमको। वो एरियाज़ जो हैं, अगर हमको चिन्हित हैं और हमको पता है कि यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये एक्सरसाइज एक हो रही है, इंडिया में भी हो रही है कि बड़ी तादाद में ऐसे जोन्स जो हैं और एरियाज़ हैं उसको आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और वहाँ पे जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका बचाव कैसे हो, लेकिन फ्यूचर में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और ना हो, वहाँ पे लोगों को ना बसने दिया जाए। इसी तरह से कुछ ये पुणे की हैं आपकी, 2014 में हुआ था जहाँ पे, तो काफ़ी नुकसान यहाँ पे भी देखा गया था करके। 2014 में नेपाल का है। और ये एक वीडियो है जो कि हमारा लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश का है करके। और ये लैंडस्लाइड में जो है आप देखेंगे कि पूरा एरिया जो है ये अचानक से, हालांकि कुछ इंडिकेशंस तो थी यहाँ पे कि ये लैंडस्लाइड हो सकती है। ये पूरा के पूरा जो एरिया है आपका, ये इसमें ढह गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये लैंडस्लाइड शुरू हुई है अभी तो, और रोड की बिल्कुल किनारे से है। और उसके बाद पूरा के पूरा एरिया जो है, ये रोड जो है पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था करके इसका। और ये इलाका जो है, यहाँ पे रोड बनाई जा रही थी और रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था यहाँ पे, लेकिन उसी बीच ये पूरा के पूरा आप देख सकते हैं आपकी जो रोड है वो एक साइड से धंसनी शुरू हो गई है, क्योंकि ऊपर से पूरा मलबा आ रहा है और पूरा की पोर्शन जो है हिल का वो पूरा ढह गया इसमें। तो आगे देखिए इसका वीडियो में, तो आपको दिखेगा कि किस तरह से ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ था। और ये काफ़ी लूज मटेरियल है, उसमें ये पूरी लैंडस्लाइड हुई थी करके। ये पूरा आप देखिए, अब ये जो है ये पूरा की पूरा एरिया नीचे जा चुका, रोड पूरा उसको तोड़ते हुए। तो ये पूरा एरिया जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आप देख सकते हैं दो छोर हैं रोड के, जो कि जिसके बीच से पूरी लैंडस्लाइड हो गई यहाँ पे। इस तरह के हादसे जो हैं वो आपके हो सकते हैं इन फ्यूचर काफ़ी इलाकों में। और एक जो है इसमें आपका लैंडस्लाइड के ही और मास फास्टिंग के उसमें ही हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे। बट ये एग्जांपल है आपका अर्मीनिया का, कोलंबिया का है, जहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग मड फ्लो। और ये मड फ्लो जो हुआ था ये वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हुआ था। और वॉल्केनिक इरप्शन ने क्या इसमें इजाफा किया, वो ये था कि वहाँ पे ये एरिया था वो स्नो कवर्ड था पूरा, और इरप्शन जो हुआ तो लावा जो फ्लो करेगा उसकी वजह से स्नो मेल्ट हुआ और उसने एक पूरा मड फ्लो टाइप का कंटेंट बनाया, जिसको हम लोग लाहार फ्लो कहते हैं। तो ये 1985 में अर्मेनियो कोलंबिया में ये इवेंट हुआ था। तो ये लाहार फ्लो की वजह से ये इशू आया था यहाँ पे, और काफ़ी नुकसान इस एरिया में भी देखा गया था। तो ना कि सिर्फ वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक्स भी आएंगे, या तो उसके साथ साथ अर्थक्वेक्स भी आते हैं, लेकिन
कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्नो मेल्ट की वजह से आपका लाहर फ्लो भी हो सकता है, तो ये भी एक कैटेगरी है जिसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं आपके मास फास्टिंग में। एक और खतरा जो हमेशा बना रहता है वो क्लाउड बर्स्ट का है करके, और ये क्लाउड बर्स्ट का इवेंट एक्सपीरियंस किया गया था केदारनाथ में, और ये हुआ था 2013 में। हालांकि ज़्यादा लोग नहीं मरे थे, लेकिन फिर भी हम लोग अगर कहें जो भी वहाँ पे पिलग्रिम्स थे जो गए थे वहाँ पे, उन करीब करीब 1000 लोग मारे गए थे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों करके। मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आसपास के इलाके जो हैं आप देख सकते हैं कि ये दोनों तस्वीर हैं, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा की पूरा एक हिस्सा ये वाला, ये पूरा इसकी चपेट में आया। और इस तरह का जो फ्लो होता है और या तो सेडिमेंट्स लेके आता है, इसको हम लोग कहते हैं डेब्रीज फ्लो। अब क्वेश्चन ये है, प्रश्न जो है हमारा, कि क्या इस तरह के इवेंट्स पहले भी इस इलाके में हुए हैं? तो हम लोग जो हैं इस तरह का अगर इवेंट्स, और जो स्टडी हुई उसके बाद ये पाया गया कि इस तरह के इवेंट्स पहले भी हुए हैं करके, तो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो यूजुअली ये देखा गया है जो जियोलॉजिस्ट होते हैं और या तो अर्थ साइंटिस्ट होते हैं करके, ये सेडिमेंट रिकॉर्ड्स को देखते हैं। सेडिमेंट रिकॉर्ड्स सारी चीज़ें प्रिजर्व करता है, और ये चीज़ें हमको अगर उपलब्ध हैं वहाँ पे, तो ये अवशेष इसके मिलेंगे वहाँ पे। तो ये मिले हैं कि पहले भी इस तरह के इवेंट्स हुए हैं वहाँ पे। ये बोल्डर डिपॉजिट जो आप देख रहे हैं ये करके, इस तरह के वहाँ पे अवशेष मिले हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी, इससे पहले भी हो रखा है। लेकिन अभी ये देखा गया है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी कॉमन इवेंट्स हैं, और ये इसको हम लोग जो हैं ये एक्सट्रीम इवेंट्स में इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। दूसरा एक है आपका चमोली का डिजास्टर है, जहाँ पे अगेन आउटबर्स्ट था, तो लेकिन ये ग्लेशियर का था। तो ये देखा गया है कि अगर हिली एरियाज हैं या तो माउंटेनियस एरियाज हैं, वहाँ पे जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं या तो फिर आपका नदी का बहाव है, तो कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कि नदी का बहाव है इस तरह से आ रहा है, तो साइड से लैंडस्लाइड होने के कारण कभी कभी ये एरियाज को ब्लॉक कर देता है करके। तो ये ब्लॉकिंग से ये आपका डैमिंग होगा। डैमिंग के कारण पूरा पानी, नेचुरल डैमिंग हुआ है। वो आर्टिफिशियल डैम करते तो उसमें भी हम लोग पानी रोकते, ये नेचुरल डैमिंग हो गया। लेकिन ये नेचुरल डैमिंग जो है कभी ना कभी ब्रेक करेगा, जो डैम है मटेरियल सीपेज के कारण या कुछ भी करके उसको, एंड दैट व्हाट वी कॉल आउटबर्स्ट। एक्चुअली ये आउटबर्स्ट हुआ यहाँ पे नंदा देवी ग्लेशियर का, और इसके तहस नहस आप देख सकते हैं ये दिखाया है कि ये धौली गंगा रिवर पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये पूरा, इसमें इसको काफ़ी नुकसान हुआ इसको करके। तो प्रश्न फिर से यही रहता है कि क्या हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखा था पहले या नहीं, जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ, कि क्या इस तरह के जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट हैं ये पहले देखे गए थे, एक्सपीरियंस किए गए थे या नहीं किए गए थे। ये एक बड़ा सवाल रहा है इसमें। सो अभी कुछ स्टडीज़ चल रही हैं जो NHPC भी चाहती हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जिसमें IIT कानपुर भी एक इंस्टीट्यूट है, वो इस तरह की एविडेंस और सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई करें पहले से, कि यहाँ पे भी आपका जो ग्लेशियल पॉन्डिंग हो रखा है किसी एरिया में, और ये फ्यूचर में आउटबर्स्ट होगा तो इसका इफेक्ट इन स्ट्रक्चर्स पे क्या होगा करके। क्योंकि ये बड़ी तादाद में कोर्सर डिपॉजिट्स और सेडिमेंट्स को लेके आता है करके। उसके बाद कुछ बातें हैं फ्लड्स की, जो कि कॉमन है काफ़ी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो अगर डिज़ास्टर की लिस्ट ले लें जिसमें अर्थक्वेक्स आ गए, आपके वॉल्केनिक इरप्शंस आ गए और सुनामीज आ गई आपकी, उसमें फ्लड जो है ये मोस्ट कॉमन है।
क्योंकि ये क्लाइमेट से रिलेटेड है और दूसरा ये सीजन से रिलेटेड है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन इवेंट है जो कि हमारे देश में इससे हम प्रभावित होते हैं। सो ये है आपका, इट इंक्लूड्स सीजनल फ्लडिंग, फ्लैश फ्लड होता है, और क्लाउड बर्स्ट भी हमने देख लिया जो एग्जांपल है केदारनाथ का करके। एंड अर्बन फ्लड्स जो है आपकी, बिल्कुल आप कहोगे ये तो मेट्रो सिटी है, लेकिन वहाँ पे भी होता है, दिल्ली में हुआ, आपका बॉम्बे में भी काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल करके। सो रीज़न इसका एक मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न वो है कि आपकी जो ड्रेनेज की फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट है। जितना पानी आ रहा है उसको बहाने के लिए उतनी फैसिलिटीज है नहीं, और इस वजह से काफ़ी कुछ एरियाज में फ्लडिंग का इश्यूज आते हैं। और कोस्टल एरियाज, अगर जो सिटीज कोस्टल जोन्स में दरियाई किनारे पे बनी हुई हैं करके, वहाँ पे ये टू फोल्ड इफेक्ट करता है करके, इन द सेंस कि अगर मान लो कि आपकी बाढ़ जो है, या तो बाढ़ का पानी है वो टाइडल इवेंट्स के आसपास आया तो भी इसको अफेक्ट करेगा, हाई टाइड में आ रहा है करके तो इफेक्ट करेगा इसको। सो ना ही सिर्फ बारिश की वजह से फ्लड्स हैं या तो सीजनल हैं, हमारे फ्लड्स और भी होते हैं, वो टाइडल इवेंट्स की वजह से भी होते हैं, और ये आपके इंक्लूड करते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो है वो साइक्लोन्स हैं, द कोस्टल एरियाज। लेकिन मैं जो जो बात कह रहा था अभी, कि जो फ्लड्स इवेंट्स अगर आपके टाइडल इवेंट के आसपास हैं जो कि हाई टाइड का है, तो वो एरियाज को ज़्यादा इफेक्ट करेगा करके। ज़्यादातर ये देखा गया है कि फ्रॉम जून टू सितंबर ईच ईयर रेनफॉल इन दिस सदर्न एशिया, ये इवेंट हमेशा इस दौरान देखे गए हैं। द रेन आर क्रूशियल टू एग्रीकल्चर बट एट द सेम टाइम पोजेस हजार्ड टू द क्रॉप। काफ़ी नुकसान होता है कि हमारे जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वहाँ पे भी डैमेज हुआ, लोगों को भी अफेक्ट किया, घरों को भी उसने बहा के ले गया। तो ये चीज़ें अमूमन पाई गई है करके। Floods often submerge fields, destroy buildings and contaminate drinking water also. तो देखा गया है कि फ्लड इवेंट आया उसके बाद जो है उससे उभरने के लिए समय लग जाता है, और कहीं कहीं पे कुछ इलाकों में तो ये देखा गया है कि पहले फ्लड से उभरे और दूसरा फ्लड आने की तैयारी हो जाती है वहाँ पे। ये कुछ जोन्स हैं जो कि आपको दिखाते हैं जिसमें रेनफॉल के बेसिस पे इसको दर्शाया गया है करके। तो ये जो इलाके हैं इसमें सबसे ज़्यादा आपका फ्लडिंग का इश्यूज रहता है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये 400 सेंटीमीटर के ऊपर है करके। इसी तरह से ये जोन्स आपके बांटे गए हैं यहाँ पे। जो भी इस तरह के इलाके हैं जिसमें रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे आपके फ्लड्स का इश्यूज हैं। लेकिन जैसे मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में कहा था कि आजकल जो है राजस्थान में भी फ्लड्स देखे गए हैं करके। और ये बांटा गया है आपका इन क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से ही है, जिसको हम लोग, और ये रेनफॉल के ऊपर ही है, लेकिन इसके नाम दिए गए हैं एरिड, सेमी एरिड। एरिड मतलब पूरा ड्राई जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है करके, सेमी एरिड में, और सब ह्यूमिड और ह्यूमिड और पर ह्यूमिड जो है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होने का रहता है। सो ये सारे इलाके हैं जहाँ पे आपका, आप कह सकते हो कि ये ह्यूमिड और पर ह्यूमिड एरियाज हैं, वहाँ पे आपका चांसेस हैं कि ज़्यादा फ्लडिंग इवेंट्स होने के आपके। सो इन इंडिया रीजन्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र are facing flooding problems every year. In addition, since last couple of years, राजस्थान एंड कच्छ जो कि एरिड सेमी एरिड के उसमें जोन में आता है, वहाँ पे भी आपको फ्लडिंग देखने को मिली है। और कुछ इलाके जो हैं जैसे महाराष्ट्र का हो गया आपका, ये तो इवन अर्बन सेटलमेंट्स में भी फ्लडिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। सो ये कुछ हैं फ्लड जोन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं करके, जिसकी वजह से आपका जो एरियाज हैं वो अफेक्ट होता है करके, और रिवर्स के हिसाब से उसको दिखाया गया है।
ये ब्लू लाइन से हैं, हालांकि ये काफ़ी यहाँ पे छोटा आ रहा है, जब आपको स्लाइड्स में तो आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं करके। ये है सूरत का, जो कि अगेन यहाँ पे एक जो था कि भैया आपका जो ये इलाका था, यहाँ पे तो कोई वर्षा इतनी ज़्यादा हुई नहीं थी, तो हुआ ये मेरे ख्याल से, मुझे अगर मैं सही याद रख रहा हूँ तो 2006 का है मेरे ख्याल से, और फ्लड इवेंट है यहाँ पे, पूरा सिटी जो है वो काफ़ी अफेक्ट किया था। अब कहानी इसके पीछे ये है कि सूरत में बारिश हुई नहीं, तो भाई आपका कैसे यहाँ पे बाढ़ आ गई। तो सूरत जो है वो एक नदी है वहाँ पे, ताप्ती नदी, उसमें बसा है ये। तो ताप्ती पे एक डैम है, उकाई डैम, और ये उकाई डैम से यानी अपर रिचेज में जो कैचमेंट एरिया है उसमें काफ़ी वर्षा हुई थी, तो वहाँ से पानी छोड़ा गया। और ये पानी कब छोड़ा? जब हाई टाइड थी। तो हाई टाइड की वजह से पानी जो है, क्योंकि हाई टाइड में पानी ऊपर की तरफ आता है, लैंड की तरफ मूव करेगा, और एस्चुरी से होते हुए कुछ हद तक आपकी कुछ इलाका है वहाँ पे रिवर में भी जाएगा। तो ये इस वजह से यहाँ पे ये फ्लड हुआ, बल्कि यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा भारी वर्षा नहीं हुई थी। तो इसको हम लोग कहते हैं मैन मेड हज़ार्ड करके। तो ये समझना ज़रूरी है प्रोसेसेस का भी, कि अगर मान लो कि आपके डैम जो रिजर्वायर है उसमें अगर पानी अधिक हो गया है और वो खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, उसको छोड़ना ज़रूरी है, रिलीज करना ज़रूरी है, तो वो उस समय छोड़ा जाए। ये अमूमन जो कोस्टल रीजन्स हैं उसके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय छोड़ा जाए जब लो टाइड हो। ये हाई टाइड के समय इसको छोड़ दिया, और हाई टाइड में पानी जो अंदर जाने, समुद्र में जाने के बजाय बैक आया, और उसकी वजह से ये यहाँ पे इस एरिया में आपको फ्लडिंग मिली करके। आजकल जो है वो डिजिटल गेजिंग स्टेशंस भी हैं उपलब्ध, जो कि आपको पहले से बता देते हैं कि किस एरिया में कितना रेनफॉल होगा और क्या होगा। तो अगर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम आसानी से एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक इवेंट आपका दिखाया है 2008 का है, जो कि कोसी रिवर का है बिहार में, जहाँ पे कोसी रिवर का जो एरिया है ये एक फैन एरिया है, हम लोग कहते हैं इसको, कोसी फैन है ये वाला पूरा एरिया। अब इसमें क्या है कि इसके फैन में आपकी काफ़ी चैनल्स यहाँ पे हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं। अब फ्लडिंग की वजह से अगर एक्सेस पानी यहाँ पे आ गया, अभी प्रेजेंट चैनल ये है इसका, ये वाला, लेकिन ये टाइम टू टाइम जो है इसकी पुराने चैनल्स के थ्रू भी ये फ्लो कर जाती है। काफ़ी फ्लैट एरिया है यहाँ पे, ज़्यादा उसमें डेप्थ नहीं है चैनल की। तो 2008 में पानी सब यहाँ से बहने के वजह के अलावा ये सीधा सीधा इस एरिया से बह गया, तो ये पूरा एरिया को इसने अफेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ें भी कुछ एरियाज़ में जो हैं वो देखी गई हैं करके आपकी, इस तरह से ये ना होकर। ये नेपाल का है, फ्लडिंग इवेंट है आपका। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि गेजिंग स्टेशन जो हैं ये आपको ये भी, और जो सैटेलाइट डेटा है, तो अगर हमारे पास पुराना सैटेलाइट डेटा भी है उससे भी कंपेयर हम लोग करके देख सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है पिछले फ्लड में अफेक्ट हुआ था। तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उस एरियाज में केयरफुली सेटलमेंट्स को अलाउ करें बसने के लिए, नहीं तो उस एरिया को छोड़। जैसे ये आप यहाँ देखेंगे तो ये 2003 तक का है यहाँ पे डेटा, और 1997 से लेके 2003 तक का है करके। सो टिल 2003 आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया जो था, ये अगेन कोसी का एरिया है, ये आपकी गंगा है, यहाँ से बहरी ये वाली गंगा है करके, ये वाला जो है ये कोसी है आपकी। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन सा एरिया जो था ये इन वर्षों में प्रभावित हुआ था 1997 से 2003 तक का। तो ये भी आप
ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सैटेलाइट डेटा है तो उससे आप कंपेयर करके आप एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इसके बाद का है, 1999 से लेके 2009 तक का है करके। तो यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है कि ये एरिया जो है ये पूरा प्रभावित हुआ था। डिफरेंट कलर कोड्स दे रखे हैं यहाँ पे। सो मैक्सिमम टाइम पे, और ये 2008 आप देखेंगे, 2000 ये वाला जो है, ये हम लोग एक स्लाइड जो अभी पिछले देख रहे थे वो ये पोर्शन है। तो ये एरिया जो है इसका प्रभावित हुआ था 2008 में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगर आप देखें तो 2013 का उत्तरकाशी का है करके। तो अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाए, और क्या ये कंस्ट्रक्शन जो किया था वो सही था कि नहीं, और क्या हमको इस बात का इल्म था पहले से कि यहाँ पे ये इस तरह का हादसा हो सकता है ड्यूरिंग मेजर फ्लड्स एक्चुअली। तो उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एरिया का। ये बात जब हम लोग फ्लड्स पे आएंगे तब भी बात करेंगे। लेकिन ये जो है नदी में पानी का बहाव बढ़ने के वजह से कटाई जो हुई है, तो उस वजह से आप देख सकते हैं कि कुछ घर जो हैं इसमें बिल्कुल लटके हुए पड़े थे और ये बह गए उसके साथ। ये वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये नीचे जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे तो काफ़ी सीवियर इफेक्ट हुआ था 2013 में। ये एक एग्जाम्पल है, ये आपका ये हरिद्वार के पास का है करके। तो ये शिव जी की जो स्टैचू है वो करीब करीब 15 फीट है, और ये रिवर बेड से है, 10 फीट अबाउ रिवर बेड है, और ये हाइट है तो करीब करीब आप ले सकते हैं कि पूरा जो रिवर बेड से लेके करीब करीब नहीं तो आपका 25 फीट ऊंचा आपकी ये मूर्ति है करके। आप थोड़ा सा ध्यान इसके बैकग्राउंड में भी दीजिएगा दूसरी तस्वीर के लिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं इसमें, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक बार। अब ये जब बाढ़ आई तब ये स्थिति थी आपकी, और जो बैकग्राउंड में मैं जो कह रहा था वो घर आप देखिए, ये वाला, और मंदिर है, ये वाला मंदिर है, ये मंदिर है उसमें दिख रहा है करके, और ये घर है ये। अब इसको देखिएगा अगली स्लाइड में, तो आप देख सकते हैं कि ये घर कहाँ पे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, उसमें तो पानी आ गया, और ये पूरा जो शिव जी की मूर्ति थी ये बिल्कुल गले तक इनका पानी था यहाँ पे। तो ये स्थिति हुई है। अब आते हैं एक और जो फ्लडिंग में ही हम लोग कह सकते हैं इसका, क्योंकि पानी से रिलेटेड है अगेन, लेकिन ये जो है आपकी ये है सुनामी। तो ये कोस्टल एरियाज में काफ़ी अफेक्ट करती है जब भी बड़ा भूकंप आता है। तो ये आपका जो है ये काफ़ी बड़ा तादाद में, काफ़ी बड़ा एरिया ये तहस नहस करती है करके। और 2004 में ये देखा गया था। अर्थक्वेक तो हुआ बंदाचे में, लेकिन आपका अफेक्ट जो है उसका देखा गया आपका अंडमान में भी, और आपका ईस्ट कोस्ट में। और ईस्ट कोस्ट में आपका ये चेन्नई का फोटोग्राफ है जहाँ पे ये आया था। समय था हमारे पास बचाने का, लेकिन तब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं थी हमें। तो ये भी एक कोस्टल फ्लडिंग में ही आता है। ये 2004 का फोटोग्राफ है जो हम लिए थे जाके। ये कार निकोबार जो एरिया है वहाँ का है। जब मैं सुनामी में बात करूँगा तब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसमें मतलब जो सुनामी आई वो तो बाद में आई, उससे पहले जो है कंपन हुई अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक से जब कंपन हुई और उसके बाद जो सुनामी जनरेट हुई, उसने, हम लोग कहते हैं इसको, टू फोल्ड अफेक्ट किया, यहाँ पे इस एरिया को अफेक्ट किया, और काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे। ये एरिया का इशू था। यहाँ पे पूरा की पूरा जो कंपन की वजह से घर टूटे, और उसके बाद पूरे एरिया बह गए। और कुछ एरियाज जो हैं ये बड़े अर्थक्वेक जो आते हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं मेगा अर्थक्वेक्स। मेगा अर्थक्वेक्स में आपका एरिया धंसता भी है, उठता भी है। तो ये एरिया जो था पोर्ट ब्लेयर का, ये धंस गया, पूरा एरिया जो है ये धंसा था। और जो नेक्स्ट पिक्चर है वो हमारा ये वाला जो है, ये है आपका कैम्बल बे, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट हम लोग कहते हैं इंडिया का। ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है इसको। ये वहाँ का है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमने जो फोटोग्राफ लिया है ये एयरप्लेन से लिया है,
तो वहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी घर जो है, क्योंकि ये एरिया धंस गया था यहाँ पे, तो उस वजह से भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। ये है 2011 का तोहोकू अर्थक्वेक का है, जहाँ पे इसका रनअप था, जो हम लोग कहते हैं हाइट, ये था करीब करीब 39 मीटर्स का था। और ये इनलैंड जो वेव ट्रैवल किया, सुनामी ट्रैवल किया, वो 10 किलोमीटर। तो टाइडल इफेक्ट, या तो आपका हम लोग कह रहे हैं कि जो साइक्लोनिक की वजह से जो टाइड्स जनरेट होती हैं या तो वेव जनरेट होती हैं, वो इतना लंबा इलाका को नहीं तहस नहस करती है, वहाँ पे फ्लडिंग नहीं करती है, लेकिन सुनामी जो है वो काफ़ी अंदर तक जाके नुकसान कर सकती है। तो 10 किलोमीटर तक आपका ये इफेक्ट था। ये हालत थी वहाँ पे कि काफ़ी एरियाज जो हैं पूरा मलबे में बदल गए थे, घर सारे टूटे हुए थे, और हाइट इतनी ज़्यादा थी पानी की कि उन्होंने जो बोट्स थी उसको भी अपने साथ कैरी किया, और कहीं पे तो ये देखा गया कि घर के ऊपर ये बोट बैठी हुई है। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, और फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस पे कुछ पॉइंट्स बचे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में इस पे बात करेंगे आगे। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।